नमस्कार, मैं राजश्री। आज हम एमए प्री फाइनल ईयर का पेपर पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास, जो आपका पेपर 5th है। उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कृषि का वाणिज्यीकरण। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार जो कृषि की जो खेती की जो उपजें थी उनका धीरे धीरे परिवर्तन हो गया, और जो उपजें पहले उगाई जाती थी उनको नहीं उगा करके कुछ दूसरी उपज उगाने के लिए भारतीय कृषकों को मजबूर किया गया। उससे भारतीय जो कृषि व्यवस्था थी उसमें क्या प्रभाव पड़े, उन पे किसानों पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके क्या परिणाम निकले इस नीति के, उन सब चीज़ों का डिस्कशन हम इस टॉपिक में करेंगे। तो हम पहले तो बात करेंगे कि 1813 में जो ब्रिटिश कंपनी थे, आपको पता है कि उससे पहले तक सिर्फ ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार था भारतीय व्यापार पर। ठीक है, 1813 के बाद ब्रिटिश सरकार में से जो ब्रिटिश कंपनी थी उसका एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब इंग्लैंड में विभिन्न व्यापारी वर्ग जो भी भारत से व्यापार करना चाहे वो भारत में व्यापार कर सकता था। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे जो भारत में जो भारत जो प्रदेश था वो ब्रिटिश पूंजीपतियों की संपत्ति के निवेश का एक आधार बिंदु बन गया, एक क्षेत्र बन गया। क्योंकि इस समय ब्रिटेन में आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। ब्रिटेन में बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा था, वहाँ कल कारखानों में बहुत अधिक मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता थी, और वहाँ के जो उत्पादन हो रहा था उसको खपाने के लिए एक मंडी की आवश्यकता थी। तो भारत जैसे जो उपनिवेश थे जो ब्रिटेन ने बसा रखे थे, तो भारत आपको पता है कि पहले से ही बड़ा उपनिवेश था, तो यहाँ जो भारतीय जो क्षेत्र था उसको ब्रिटिश जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसको लाभ पहुँचाने के रूप में भारत को एक क्षेत्र माना गया, वहाँ के कच्चे माल ले जाने के लिए। क्योंकि आपको पता है ब्रिटेन बहुत छोटा प्रदेश है, वहाँ की जलवायु अलग है, वहाँ इतना उत्पादन नहीं होता जितना भारत में होता है। तो वहाँ के उद्योगों को जो उत्पादन करना होता था उसके लिए जो कच्चे माल चाहिए था उसको उपज के लिए भारत को आधार बनाया गया, ताकि वहाँ की जो फैक्ट्रियाँ थी उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कच्चा माल पहुँचता रहे, और उसकी उपज कहाँ होती थी, भारत में। इसके अलावा वहाँ जो माल बनता था उसकी खपत हो, उसका निर्यात हो, इसके लिए भारत को एक मंडी बनाया गया। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति की सफलता से जो वहाँ के जो व्यापारी थे वो सफल हो रहे थे, उनको बहुत अधिक मात्रा में क्या मिल रहा था, मुनाफा मिल रहा था। उस मुनाफे को वो निवेश करना चाहते थे, और उस निवेश के तौर पर उन्होंने यहाँ भारत में अनेक चाय कॉफ़ी के बागानों की स्थापना की। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो नियम परिवर्तन किए उसका भारतीय कृषि व्यवस्था पे बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। एक जो महत्वपूर्ण कारण या परिणाम कह सकते हैं ये भी उभर के आया कि जिस प्रकार भारत में व्यापार बढ़ने लगा, ब्रिटेन से जो वस्तुएं आती थी उद्योगों से बनी हुई वो भारतीय माल से सस्ती पड़ती थी। ठीक है, इस कारण जो भारतीय शिल्पी था, जो दस्तकार वर्ग था, जो कारीगर वर्ग था, वो बड़ी संख्या में क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, और वो शहरों से कहाँ आने लगे, गाँव में। अब आपको पता है कि गाँव में आजीविका का साधन कौन सा है, सिर्फ कृषि पे भार बढ़ने लगा, और कृषि पे भार बढ़ने से धीरे धीरे कृषि का जो उत्पादन था वो घटने लगा। क्योंकि आपको पता है कि कृषि तो उतनी थी, भूमि तो उतनी थी, पर उसमें मनुष्य का भार बढ़ गया तो मुनाफा कम होने लगा। एक कारण जो कृषि की संरचना में परिवर्तन के रूप में आया वो हम देख सकते हैं कि इस काल में जो कृषि संबंध थे, अर्थात जो लगान लेने की जो व्यवस्थाएं थी उनमें परिवर्तन आया था। कैसे, इस समय जो रेतवाड़ी व्यवस्था अपनाएगी, जो महलवाड़ी व्यवस्था अपनाएगी, उसमें एक तो लगान की दर भी अधिक थी और दूसरा लगान नकदी पे जोर दिया जाता था। ठीक है, तो कृषकों को अब उन उपज को उपजाने के लिए अधिक बाध्य होना पड़ा जिनको वो मार्केट में बेचकर उनसे नगद रुपए ले सके, ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की जीवन की आवश्यकता की वस्तुएं भी ले सके और अपनी लगान की पूर्ति भी कर सके। तो इस कारण ये जो 2-3 मैंने कारण बताए, इन सब कारणों से जो कृषि का जो उत्पादन था, जो उसकी उपज की संरचनाएं थी, उनमें परिवर्तन आया, और इसी को हम कृषि का व्यवसायीकरण या कृषि का वाणिज्यीकरण टॉपिक में देखेंगे कि किस प्रकार जो एक पहले जो किसान वो फसलें उगाते था जो उसको खाने के काम में आती थी या जो उसको आपसी वस्तु विनिमय के रूप में काम में ली जाती थी, वो अपनी उपज का अधिकांश भाग सिर्फ खपत में यूज़ करता था, उसको मार्केट के लिए नहीं उगाता था।
लेकिन अब वो फसलें उगाने लग गया जो मार्केट में उसको अधिक दाम दे। अब हम देखेंगे कि इस वाणिज्यीकरण के क्या कारण थे। उनको हम पॉइंट में देख सकते हैं कि कच्चे माल की आवश्यकता थी। इस समय बहुत अधिक मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता थी। मैंने आपको भी बताया कच्चे माल की कहाँ आवश्यकता थी, ब्रिटेन में, क्योंकि जो ब्रिटेन था वो इस समय एक औद्योगिक क्रांति का केंद्र बन चुका था और वहाँ बहुत अधिक मात्रा में उनकी फैक्ट्रियों को उद्योग चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, वो भारत से जाता था। दूसरा था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम। 1776 तक आपको पता है कि जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम होकर अमेरिका अपना स्वतंत्र राज्य बन चुका था, इसलिए वहाँ से निर्यात अब कच्चे माल का नहीं होता था। अब जो ब्रिटेन था वो पूरी तरीके से भारत पर डिपेंड हो गया था कच्चे माल के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे व्यापारिक लाभ की, ये भी इसका एक पॉइंट है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी लगान की अदायगी में सुलभता, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नगद फसलों की बिक्री से ब्रिटेन को लाभ और भारतीय महाजनों एवं व्यापारी को लाभ। इन पॉइंट्स को हम एक एक हम देखेंगे कि ब्रिटेन में पूंजी का संचय तथा उससे लाभ कमाने की आवश्यकता। औद्योगिक विकास के कारण ब्रिटेन में पूंजी की अधिकता हो गई थी। वहाँ के पूंजीपति अपनी अतिरिक्त पूंजी को साम्राज्य के विभिन्न भागों में लगाकर लाभ कमाना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ की जनता पर क्या डाल रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे। और इसीलिए उन्होंने भारत में चाय, कॉफ़ी, नील आदि के बागान लगाए। अगला जो आता है इसमें है कि लगान की अदायगी में सुलभता। आपको मैंने अभी बताया कि राजस्व की जो नई नीतियाँ बनाई गई थी उनमें लगान जो देना पड़ता था वो रुपये में देना पड़ता था, इसलिए वो लोग चाहते थे जो किसान लोग की ताकि हमें ऐसी फसल बोएं जिनसे बाजार में बेचकर लाभ कमाया जा सके और नगदी प्राप्त की जा सके। इसीलिए उन्होंने ज्वार, बाजरा, दालें आदि न उगाकर कपास, गन्ना, पटसन आदि की खेती वो लोग करने लगे। एक इसमें था कि व्यापारिक लाभ। कृषि उत्पादों को अंग्रेज न केवल इंग्लैंड में बेचकर लाभ अर्जित करते थे अपितु पश्चिम यूरोप व कुछ अन्य देशों में भी अंग्रेज लोग क्या करते थे, अपने व्यापार बढ़ाने लग गए थे। इंग्लैंड के बाद पश्चिम यूरोप के कुछ और देशों में भी औद्योगिक विकास हुआ और इन देशों से ब्रिटेन को क्या हुआ, कच्चा माल मिलना बंद हो गया। इसीलिए इंग्लैंड को भारत से कपास, नील और अन्य वस्तु भी पहले से अधिक मात्रा में मंगानी पड़ती थी, इसीलिए उन्होंने इस पर जोर दिया। अगला जो आता है आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नगद फसलों की बिक्री से ब्रिटेन को लाभ होता था। जैसे मैंने उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि जो चीन था वहाँ अफीम भारत से ज़्यादा मात्रा में निर्यात की जाती थी, भारत से चाय, कॉफ़ी ज़्यादा से मात्रा में निर्यात की जाती थी और उसका मुनाफा अंग्रेज लोग कमा लेते थे। एक था कि इससे भारतीय महाजनों और व्यापारियों को भी इससे लाभ हुआ, क्योंकि बढ़ते निर्यात से मिलने वाले लाभांश का एक बड़ा भाग विदेशी प्रतिष्ठानों के माध्यम से देश के बाहर चला जाता था, किंतु इसका कुछ भाग भारतीय व्यापारियों और महाजनों को भी मिलता था। ये वे दलाल थे जो किसानों को आवश्यक अग्रिम राशि देकर उत्पादन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते थे। ठीक है, और वे गरीब किसानों को नगद फसल उगाने के लिए मजबूर करते थे। अगला जो एक पॉइंट इसमें हम कह सकते हैं यह था कि बाजार व्यवस्था का प्रचलन। 18वीं शताब्दी के मध्य तक बाजार व्यवस्था के प्रचलन ने भारतीय कृषि के उत्पादन में परिवर्तन ला दिया। किसान बीजों की खरीद, खेती की अन्य ज़रूरतों के लिए महाजनों पर निर्भर करने लगे। ये महाजन उन्हें बाजार की मांग के अनुसार ऋण देते थे और नगद फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अब हम देखेंगे इसके अंदर कि नगद फसलों को उगाने के लिए क्या क्या तरीके प्रयोग में लाए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें जो पहली बात आती है वो है कि कृषकों को अग्रिम राशि की अदायगी दी गई। अगर कृषक नगद फसल उगाता था तो उसे जो लागत आती थी इसके लिए कृषकों को अग्रिम राशि लेनी पड़ती थी। पेशगी की यह रकम उसे या तो ब्रिटिश पूंजीपतियों अथवा स्थानीय महाजनों से ऋण के रूप में मिलती थी। बंगाल और बिहार में नील की खेती करने के लिए किसानों को अग्रिम राशि देकर अंग्रेजों ने उनके उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। दूसरा जो आता है वह है नगद फसलों के उत्पादन व बिक्री पर नियंत्रण।
सरकार ने अफीम के उत्पादन तथा बिक्री पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, कृषकों को स्वतंत्रता नहीं दी गई कि वो अपनी इच्छानुसार अफीम पैदा कर सके। अगला जो तरीका प्रयोग में लाया गया वो था कृषकों की भूमि पर पूंजीपतियों का नियंत्रण। अंग्रेज पूंजीपतियों ने नील, कॉफी और चाय उत्पादकों की भूमि पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और उन्हें उसकी खेती करने के लिए मजबूर किया। अगला था कि कृषकों के काम में आने वाली जो दिया जाता था ऋण, उसमें ब्याज मुक्त अदायगी। सरकार ने ऐसे समय में कृषकों को बिना ब्याज के ऋण दिए। ठीक है, जबकि उन्हें धन की आवश्यकता होती थी। उन्हें लगान की अदायगी के समय ब्याज मुक्त ऋण इस शर्त पर दिया जाता था कि वो अपनी भूमि पर अफीम उगाएगा या नील उगाएगा या फिर चाय कॉफ़ी उगाएगा। फिर कृषि के काम में न आने वाली भूमि पर खेती। सरकार ने क्या किया कि नगद फसलों को उगाने के लिए अनेक स्थानों पर ऐसी जगह उनकी खेती कराई जहाँ पहले कुछ भी पैदा नहीं होता था। अब हम देखते हैं कि सरकार ने बहुत अधिक मात्रा में प्रोत्साहन दिया, गरीब किसानों को ऋण दिया, बिना ब्याज रुक ऋण दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को उगाए और उनकी खरीद फरोख्त पर भी उनका क्या होता अधिकार होता था। इस प्रकार उसने भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इस नकदी फसलों को ले क्या किया, भारतीयों को मजबूर किया या प्रोत्साहित किया, दोनों बातें इसमें आ जाएंगी। अब जो अगला जो हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण रूप से एग्जाम की दृष्टि से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कृषि के व्यवसायीकरण के क्या प्रभाव हुए। ठीक है, पहला जो उसमें आता है पॉइंट वो आता है कि कृषि उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन। ताराचंद जो राइटर हैं उन्होंने कहा है कि मुगल काल तक एक ग्राम अपनी आय के अनुसार कृषि उत्पादकों को उगाता था और उसके लिए आवश्यक होती थी। इसके अतिरिक्त वह निकटवर्ती शहरों में बेचने के लिए भी कुछ मात्रा में नगद फसलें उगाता था। लेकिन अब एक किसान ऐसी फसलें भी उगाने लगा जिनकी मांग देश के अन्य भागों तथा विदेशों में थी। यहाँ ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इन सब के आधार पर ये निष्कर्ष निकालना भी गलत होगा कि अब तक भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर और केवल स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उत्पादन कर रहे थे। समूचे मध्यकाल में कृषि में अतिरिक्त पैदावार होती रही थी, जिसे सामंती शासक वर्ग या तो अधिग्रहित कर लेते थे या उसका विनिमय कर देते थे। अतिरिक्त पैदावार को बाजार में ले जाना और उसे बेचना यद्यपि बहुत सीमित पैमाने पर होता था, पर इतना असामान्य भी नहीं था। किंतु अब जो अंग्रेज पूंजीपति ने इस काल में अतिरिक्त पैदावार पर किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। दूसरा है भूमि की उपयोगिता के आधार पर कृषि का उत्पादन। अंग्रेज सरकारें जानती थी कि भारत की कृषि व्यवस्था में विविधता की मात्रा बहुत है तथा नगद फसलों के लिए लाभप्रद उत्पादन के लिए भी आवश्यक था कि उन्हें ऐसी भूमि पर बोया जाए जो उसके लिए क्या हो, अधिक उपयुक्त हो। इसीलिए सरकार ने इन सब चीज़ों का अध्ययन किया और इन अध्ययनों को ध्यान में रखकर ही क्या उन्होंने अलग अलग नीतियाँ बनाई। जैसे उसने कहा कि बंगाल में जूट उगवाया, बनारस, बिहार और मालवा में अफीम उगाई गई, बिहार और बंगाल में हींग, दक्षिण भारत में कॉफ़ी, महाराष्ट्र में कपास, असम में चाय आदि बोई गई। तो इस प्रकार उसने जो भूमि की उपयोगिता थी उसका अध्ययन किया और जहाँ जो सुलभ या अच्छी मात्रा में चीज़ें हो सकती थी वहाँ ही वही उत्पादन करवाया। पर इसका एक नकारात्मक जो प्रभाव पड़ा वो था आपके खाद्यान्नों की कमी। यद्यपि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में खेती के कुल क्षेत्र में वृद्धि हुई, किंतु फिर भी अन्न का उत्पादन आबादी के अनुपात में नहीं बढ़ा। इसका कारण भारत में क्या हुआ, भारत में अन्न की कमी हो गई और जो गरीबों के खाद्यान्न थे जैसे ज्वार और बाजरा ये तो उगाए नहीं गए और इसकी जगह नगद फसलें उगाई जाने लगी। और इसी जो अन्न की कमी के कारण था उससे क्या हुआ, अन्न के मूल्यों में वृद्धि हुई और गरीबी और अधिक मात्रा में बढ़ गई, क्योंकि जो गरीब लोग थे वो इस अन्न को नहीं पा सकते थे। फिर अगला जो आता है वो है आपका पॉइंट इसमें आता है जो प्रभाव है वो है किसानों की बढ़ती हुई निर्धनता। ये एक विडंबना ही थी कि कृषि के वाणिज्यीकरण ने किसानों की निर्धनता में वृद्धि की, क्योंकि नगद फसलों की बिक्री से प्राप्त लाभ उन्हें न मिलकर किसको मिलता था, पूंजीपतियों को मिलता था, क्योंकि वो पहले ही अग्रिम ऋण ले चुके होते थे तो उनको अपना ऋण चुकाना पड़ता था। भारत में हुए व्यवसायीकरण के स्वरूप और इंग्लैंड में हुए व्यवसायीकरण की प्रक्रिया में अंतर था। इंग्लैंड में कृषि की पैदावार में वृद्धि कृषि उत्पादन के मूल्यों में वृद्धि के साथ घटित हुई थी। इसमें किसानों के एक बड़े हिस्से का लाभ हुआ था
और कृषि का और अधिक विकास हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप बिना जोती हुई जमीन तथा जुताई के लिए अनुपयुक्त जमीन पर भी खेती की गई। ठीक है, और खेती के नए नए तरीके अपनाए गए। कहाँ? ब्रिटेन में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बल्कि भारत में तो जो कुछ भी किया गया नीतियों में, वो सिर्फ उसकी साम्राज्यवादी ज़रूरतें पूरे करने के लिए किया गया, इसलिए इसका लाभ भारतीयों को नहीं मिल पाया। अगला जो आता है आपका पॉइंट, वो आता है बाजार मूल्यों पर निर्भरता। नगद फसलों के उत्पादन की निर्भरता विदेशों में उनके मूल्यों पर निर्भर रहती थी। ठीक है, इसमें क्या होता? मूल्यों पे उतार चढ़ाव आता रहता था। यदि बाजार में एक उत्पादन की कीमत कम होती थी तो उसका उत्पादन कम कर दिया जाता था, और यदि कीमत अधिक होती थी उसका उत्पादन बढ़ाया जाता था, जिसके फलस्वरूप कृषक अपनी मर्जी पर निर्भर न होकर किस पर निर्भर हो गया? बाजार मूल्यों के उतार चढ़ाव पर निर्भर हो गया। अगला जो आता है वो है आपका प्रभाव, वो है कृषकों व खेतीहर श्रमिकों का शोषण। अंग्रेज पूंजीपतियों ने नील की खेती करने वाले किसानों का क्या किया? शोषण किया। उन्हें अग्रिम राशि देकर खेती करने पर विवश किया। फलतः क्या हुआ? फसल बेचने से जो उनके अक्सर जो उनको रकम मिलती थी वो उनके सूदखोरों को या जो ऋण देते थे उनको चली जाती थी, और उनके पास इसके लिए कुछ भी नहीं बचता था। इसलिए अधिकांश इतिहासकारों का कहना है कि जो कृषि का जो व्यवसायीकरण हुआ उससे किसानों का शोषण बढ़ा। अगला आता है धन की निकासी। चाय, कॉफ़ी, नील और जूट के उत्पादन पर विदेशी पूंजीपतियों का नियंत्रण था, जिससे प्राप्त लाभ किस हो जाता था? उन्हीं विदेशी पूंजीपतियों को जाता था। इससे क्या हुआ? भारत से धन की निकासी हुई। अगला जो आपका परिणाम या कह सकते हैं परिवर्तन, वो है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। नगद फसलों को खरीदकर उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए व्यापारियों और साहूकारों के एक वर्ग ने जन्म लिया। इस वर्ग ने ब्रिटिश पूंजीपतियों के साथ मिलकर काम किया और भारतीय किसानों का क्या किया? शोषण हुआ। और एक जो परिवर्तन वो आता है या परिणाम कह सकते हैं, वो है भूमिहीन किसानों की संख्या में वृद्धि। ब्रिटिश पूंजीपतियों व जमींदारों ने ऋण या अग्रिम राशि की अदायगी न होने पर अनेक किसानों की भूमि को क्या कर दिया? हस्तगत कर लिया और उनको नीलाम कर देते थे। इससे क्या हुआ? जिस किसान की भूमि बिक जाती थी वो क्या हो जाता था? भूमिहीन हो जाता था। इस प्रकार से खेती और मजदूरों की क्या हुई? संख्या में वृद्धि हुई। वे या तो जमींदारों या साहूकारों के यहाँ श्रमिक बन जाते थे, या फिर उन्हें अन्य देशों में फिजी, मॉरिशस, वेस्ट इंडीज आदि देशों में श्रमिक बनाकर बेच दिया जाता था। तो हम देख सकते हैं कि ये जो कृषि के जो वाणिज्यकरण की जो प्रक्रिया अपनाई गई, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चाय, कॉफ़ी आदि कुछ नई फसलें भारत में उगाई गई, लेकिन जहाँ तक ग्रामीण समृद्धि से इसका संबंध है तो ये कहा जा सकता है कि इसका लाभ सिर्फ किसको मिला? ब्रिटिश पूंजीपतियों को मिला, ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों को मिला। लेकिन भारत में ये जो इसके जो सकारात्मक परिणाम बहुत कम थे, इसके नकारात्मक परिणाम भी सामने आए। वास्तव में ये कृषि का जो वाणिज्यकरण था, ये थोपी गई प्रक्रिया थी, और इसीलिए इसने भारत में एक वास्तविक समृद्धि को जन्म नहीं दिया। हम देख चुके हैं अभी परिणामों में कि इससे खेती और मजदूरों के में वृद्धि हुई। लोग किसानों ने अपनी खेती छोड़ दी, उनको बाजार पर निर्भर रहना पड़ता था, उनको ज़बरदस्ती मजबूर होना पड़ता था उन फसलों को उगाने के लिए। इससे खाद्यान्न फसलें कम हो गई, इसलिए बार बार भारत में अकाल पड़े और अनेक भूखमरी से अनेक लोगों की मौत हुई। तो हम देख सकते हैं कि ये जो व्यवस्था थी जो अंग्रेज़ों ने की थी, ये भारत की कृषि के लिए और भारत के आम जन के लिए हानिकारक रही। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।